अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का बहाना बनाकर 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात की बीजेपी की मुखालिफत अफसोसनाक। रेवंत रेड्डी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 42% OBC तहफ़्फ़ुज़ात के बिलों को मंजूरी दी जाए, तेलंगाना के वज़ीर जी विवेकानंद की मरकज़ और सदर जमहूरिया से अपील। बंडी संजय कुमार ने आज खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT के सामने दी हाज़िरी। फ़ोन टैपिंग केस में दर्ज करवाया अपना बयान। हैदराबाद और अजला में शदीद बारिश के बाद हिमायत सागर लबरेज, मूसा नदी के रास्ते फाजिल पानी का अखराज शुरू। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर 1 लाख से ज़्यादा वोट चुराए, आइन पर किया हमला। कर्नाटक जलसे में कांग्रेस साबिक़ सदर राहुल गांधी का खिताब। बिहार होटल और दीगर मामलात को लेकर एहतजाज, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुतासिर। तमिलनाडु हुकूमत ने आज मरकजी हुकूमत की कौमी तालीमी पॉलिसी के खिलाफ अपनी नई तालीमी पॉलिसी जारी कर दी। स्कूलों में 2 लिसानी फार्मूला अंग्रेजी और तमिल नाफिज करने का फैसला। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिद हमास ने जालिम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के गज़ा पर कब्ज़े के मंसूबे को सख्ती से किया मुस्तरद। कहा, मुज़ाकिरात के बजाय इंतहा पसंदी को तरजीह दे रहा है इसराइल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का बहाना बनाकर 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात की बीजेपी की मुखालिफत पर बरहमी ज़ाहिर की। सवाल किया कि आखिर बीजेपी को मुसलमानों से क्यों नफरत है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय पर तनक़ीद की, जो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बर्खास्तगी की सूरत में 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात की पेशकश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए। सदर जमहूरिया के पास ज़ेर इल्तिवा बिल्स में कहीं मजहब या तबक़े की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र नहीं है, बल्कि SC और ST तबक़ा की तरफ इस तबक़ात को भी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को पहले से 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। జరగకుండా వాయిదా పడుతూ వస్తుంది. అందుకే ఇది రాష్ట్ర స్థాయిలో కాదు, జాతీయ స్థాయిలో ఒక పోరాట కార్యాచరణను చేపట్టాలి. ఈ పోరాటంలో జాతీయ అధ్యక్షులు రాజ్యసభలో అపోజిషన్ లీడర్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారిని, లోక్సభ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారిని, 100 మంది కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ కూడా సహకారం తీసుకొని లోక్సభ రాజ్యసభలో తెలంగాణ కోసం OBC రిజర్వేషన్ల కోసం తీసుకున్న నిర్ణయాలు వాయిదా పడడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడానికి మేమందరం ఢిల్లీకి వచ్చి మిత్రులు PCC అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, మిగతా మంత్రివర్గ సహచరులం అందరం కూడా ఇందిరా భవన్లో స్పష్టంగా అధికారిక కార్యాచరణలో మేము తీసుకున్న విధానాన్ని ఈరోజు వాటి పరిస్థితులను అందరికీ వివరించడం జరిగింది. ఆనాడు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు సంపూర్ణంగా తెలంగాణ చేపట్టిన ప్రక్రియను సమర్థించుకుంటూ మేము తీసుకున్న నిర్ణయాలు OBCలకు పెంచాల్సిన 42% రిజర్వేషన్లకు సంపూర్ణ మద్దతు పలికారు. మద్దతు పలకడమే కాకుండా చట్టసభల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, నరేంద్ర మోడీ గారిని మేము నిలదీస్తామని చెప్పి వారు మాకు అండగా నిలబడ్డారు. ఆ తర్వాత టాల్కటోరా స్టేడియంలో దేశం నలుమూలల నుంచి బలహీన వర్గాల ప్రతినిధులను, కాంగ్రెస్ వాదులందరినీ వేలాది మందిని పిలిపించి శ్రీ ఖర్గే గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక అవగాహన సదస్సును నిర్వహించి దేశ స్థాయిలో 2026లో రాబోతున్న జనగణనలో కులగణన చేర్చడమే కాకుండా तेलंगाना के वज़ीर जी विवेकानंद ने मरकज़ और सदर जमहूरिया से अपील की कि 42% OBC तहफ़्फ़ुज़ात के बिलों को मंजूरी दी जाए। ये मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर है। विवेकानंद दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। We have very clear. We want the central government to accept, to give assent to the bill passed in the legislative party of Telangana, legislature of Telangana. Now, when there is a provision, like how it has happened in Tamil Nadu, where they have crossed the 50% reservation, and especially for local bodies elections, this is not on a national level, especially for a local body election where
the governments of local government wants to give to the OBCs an opportunity, because for so many years they have not been getting an opportunity. Central government should also initiate the move. Say, okay, for local bodies we are agreeing, and this is as per the Supreme Court direction which gave earlier. It would be a win-win for everyone. But we don't see this commitment in BJP. That is why this bill is being kept on hold, and we urge the central government to approve this by the president at the... Actually, if you properly see the bill of Telangana, it is nothing different from what BJP has done in Gujarat or Uttar Pradesh. It is very clear that it is not a religion-based reservation. It is based on some of the backwardness of the Muslims, which was there earlier itself, which is already there in the OBC reservation in various sectors in all these states. So when it is there in Gujarat and in Uttar Pradesh, there is no purpose of BJP criticizing Congress in Telangana. So we are just going on the basis of backwardness of the Muslims, and they are included in the OBCs. Like it was done earlier, there is nothing new in trying to get some of the people. Like the Shias, the Sunnis, they are not getting reservations. It is only the other backward communities of the Muslims. बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय आज जुमे को खुसूसी तहकीकाती टीम SIT के रूबरू पेश हुए ताकि तेलंगाना में साबिका BRS हुकूमत के दौरान मुबैना गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग के मामले में गवाही दे सकें। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इल्ज़ाम लगाया कि उनका ख़ानदान अमला पार्टी वाले सभी के तमाम फ़ोनों को टैप किया गया था। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस या BRS पर भरोसा न किया जाए। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించినటువంటి స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం సిట్ గత నెల రోజుల క్రితమే విచారణకు హాజరు కావాలని చెప్పి నాకు నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాస్తవానికి గత వారమే హాజరు కావాల్సి ఉండే, కానీ పార్లమెంట్లో సింధూర్ ఆపరేషన్ సింధూర్పై చర్చ ఉన్న సందర్భంగా పార్టీ యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఆ రోజు పార్లమెంట్లో తప్పకుండా పాల్గొనాల్సి ఉండే కాబట్టి సిట్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చి రాలేకపోతాను సమాచారం ఇచ్చిన తర్వాత వల్ల తిరిగి ఈ రోజు రావాలని చెప్పి సిట్ అధికారులు నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా సిట్ విచారణకు వెళ్తున్నా. నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారం, నా దగ్గర ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్, కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్ అంతా కూడా సిట్కి ఇవ్వబోతున్నాను. ఒక కేంద్ర మంత్రే కాకుండా ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఒక పౌరునిగా నా దగ్గర పూర్తి సమాచారాన్ని సిట్కు అందజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరికంటే ఎక్కువ అత్యధికంగా నా ఫోన్ కాల్సే ట్యాప్ చేయబడ్డాయి. అసలు మొట్టమొదటి ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ బయటపడింది కూడా నేనే. అందరి నా ఫోన్లు, మా కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్లు, మా సిబ్బంది ఫోన్లు, మా ఇంట్లో పనిచేసే వర్కర్ల ఫోన్లు, మా పార్టీ నాయకుల ఫోన్లు. हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में जुमेरात की रात देर गए तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे शहर में निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम होकर गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी और गाड़ियां कई मुकामात पर फंस गई। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों ट्रैफिक जाम देखी गई। इस दौरान शदीद बारिश के दरमियान हैदराबाद के करीब वाक़ मादसा के लबरेज हो गया और 4 दरवाजे खुलकर फाजिल पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। इंतजामिया ने मूसा नदी के करीब बसने वाले अवाम को पहले ही चौकस कर दिया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी तेलंगाना के अजला में मजीद चंद दिन भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हैडरा की कमिश्नर वी रंगनाथ ने कहा कि गंडीपेट मंडल में 200 एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात को रोककर अराज़ियात को महफूज किया जाएगा। उन्होंने कहा जा रहा है कि हम मंदिरों और दरगाहों के लिए 10 एकड़ ज़मीन दी गई। हम जल्द ही रेवेन्यू हुकाम के साथ इसका तफसीली जायज़ा लेंगे। सरहदों की हदबंदी की जाएगी और फेंसिंग का काम होगा। कमिश्नर रंगनाथ ने मुख्तलिफ वज़ाहिब को अलाट करदा ज़मीनों की तफसीलात भी इकट्ठी की। उन्होंने कहा कि अगर हम पहाड़ों की हिफाजत करते हैं जो कुदरत की अनमोल निशानी है और 250 साल पुरानी तारीख़ है तो हम फितरत को समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट के इस हुक्म पर गौर करेंगे कि यहाँ कोई तामीर नहीं होना चाहिए।
पुराने शहर हैदराबाद की मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी अंदाज में इस्तेमाल किए जाने वाले सायरनों को जब्त करने के सिलसिले में खुसूसी मुहिम का आगाज किया है और मालिकान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में खुसूसी चेकिंग का मरहला शुरू किया और मुतअद्दिद गाड़ियों और उनकी दस्तावेजात की भी तलाशी ली गई। हैदराबाद लखीन के मुमताज़ मारूफ शायर जनाब मोमिन खान शौक, रिटायर्ड सुप्रीटेंडेंट प्रोफेसर जयशंकर ज़हरी यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर हैदराबाद व जनाब मुनव्वर खान साहब मरहूम साकिन जरीन कॉलोनी हैदराबाद का 84 साल की उम्र में 7 अगस्त की शब इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज 8 अगस्त को बाद नमाज जुमा जामे मस्जिद मल्लेपल्ली में अदा की गई। तदफीन कब्रिस्तान बाजार घाट मुस्तकिल मस्जिद कुतुब शाही में अमल में लाई गई। मुख्तलिफ शख्सियात ने मोमिन खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। और हवाई नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मुनक़िदा वोट अधिकार रैली में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि साबिक़ आम इलेक्शन में आइन पर हमला किया गया और जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की मुनज़्ज़म कोशिश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक के महादेवपुरा असम्बली हल्के में भी 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी किए, जो कि अवाम के खिलाफ एक संगीन जुर्म है। राहुल ने कहा कि आइन हर शहरी को वोट देने का हक देता है, लेकिन आज मुल्क के इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है। पिछले इलेक्शन में बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनके साथियों ने आइन पर हमला किया और इंतखाबी अमल को दागदार बनाया गया। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರು ಜನರ ಹತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे। ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತೆಗೆರಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ 5, 10, 15, 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। आप छुपा नहीं सकते ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। और आप छुप नहीं सकते। ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ राज्यसभा में आज जुमे के दिन वफ़े सवालात के दौरान अपोजिशन के अरकान के एहतजाज की वजह से कोई काम काज नहीं हो सका। ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर देना पड़ा। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान और टेलिस की खुसूसी नज़रसानी और दीगर मसाइल को लेकर तहरीक इल्तवा पर बहस की मांग की और एहतजाज किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई को 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। मैंने अपने प्रीवियस रूलिंग्स में I have already given all the reasons in detail. Members, please. What's the use of this, sir? This is 0 hour. This is 0 hour. आप please. No, not allowing. Not allowing. 0 hour. 0 hour, please. माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक ऑनरेबल मेंबर्स ड्यूरिंग द करंट सेशन वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू टेक अप 195 स्टार क्वेश्चंस, 195 0-hour submissions and 195 special mentions on various important issues so far. However, due to continuous disruptions, we have been able to take up only 13 start questions, 5 0-hour submissions and 17 special mentions. Because of the disruptions, we have lost 56 hours and 49 minutes of the session so far. The House will meet at 12 noon today. और उधर दूसरी जानिब लोकसभा में भी बिहार में होटलिस के खुसूसी नज़रसानी एसआईआर के मामले को लेकर अपोजिशन ने एहतजाज जारी रखा, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ा। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साबिक़ रुकन पार्लिमान सत्यपाल मलिक के इंतकाल की इत्तला दी और ऐवान की जानिब से सत्यपाल मलिक को खिराज पेश किया गया। इसके बाद स्पीकर ने वक्फे सवालात शुरू किया तो अपोजिशन के अरकान हाथों में प्ले कार्ड थामे ऐवान के बस में आ गए और नारेबाजी की। हंगामे के दरमियान वक्फे सवालात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शोर गुल बढ़ता गया। ओम बिरला की दरख्वास्त का हंगामा करने वाले अपोजिशन अरकान पर कोई असर नहीं हुआ और एहतजाज जारी रहा तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी किया। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन को चलने दें।
का नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है और नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता इसको देख रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, अपने अपनी सीट पर जाके विराजे और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए। तमिलनाडु की हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आज मरकजी हुकूमत की कौमी तालीमी पॉलिसी के खिलाफ अपनी नई तालीमी पॉलिसी को जारी किया है। इसके तहत स्कूलों में 2 लिसानी फार्मूला अंग्रेजी और तमिल नाफिज होगा। नई तालीमी पॉलिसी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने जारी की। रियासती हुकूमत ने मरकज पर NEP के जरिए रियासत में हिंदी थोपने का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी मुखालिफत में नई तालीमी पॉलिसी जारी हुई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूलों के कई तलबा को एजाज़ात भी दिए, जिन्होंने कई सरकर्दा यूनिवर्सिटियों समेत अहम इदारों में दाखिले हासिल किए। उन्होंने तकरीब से खिताब में कहा कि इस साल तमिलनाडु में 12वीं इम्तिहान पास करने वाले 75% तलबा ने आला तालीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और आने वाले दिनों में इसे 100% तक बढ़ाने का हम हदफ मुकर्रर करते हैं। इसराइली काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गज़ा पर अस्करी कब्ज़े की तजवीज़ को मंजूरी दी। नेतन्याहू ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी सलामती के लिए गज़ा के तमाम इलाकों का कंट्रोल लेना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गज़ा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, गज़ा को सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। नेतन्याहू के इस फैसले पर फ़लस्तीनी बाशिंदों में सख्त गम और गुस्से की लहर है और इसे ममलिकत फ़लस्तीन के लिए बड़ा नुकसान करार देते हुए आम लोगों ने बरहमी का इजहार किया है। قرار نتنياهو باحتلاله لقطاع غزة يعني هو ما ضلش حاجة أصلا يحتلها، لأنه هيك يعني ما كل يوم بنموت 100,000 موتى، كل يوم بموت من عندنا تقريبا من 100 ل 150 شخص بموت. تجويع غير التجويع اللي بصير فينا، يعني كل قطاع غزة تقريبا في غرب مدينة غزة، وهي اللي ضايلها كده بس غرب مدينة غزة تعتبر، يعني ما فيش فرق صار عند الشعب انه يحتل ولا ما يحتلش. صادم مع انه احنا زي ما قلت لك احنا في واقع احتلال من الجو ومن الارض ومن البحر، لكن بالنسبه لنا احنا قلنا يعني بدات الحياه تمشي، بدات شوي نستقر في اماكننا لنا 5-6 شهور في خيام في معاناه في موت لكن برضه متشبسين في الحياه، احنا شعب، يعني شعب ايش اقول لك، شعب مسالم الاكبر لابعد الحدود. اسرائيل بتقتلش في حماس، اسرائيل بتقتل في المدنيين. इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने काबिज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें गज़ा पर कब्ज़े का इरादा ज़ाहिर किया गया। हमास ने कहा कि ऐलान मुज़ाकरात के अमल पर खुला हमला है, जो नेतन्याहू के ज़ाती मफादात और इंतहा पसंद एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जारी है। हमास ने अरब और दीगर इस्लामी ममालिक से अपील की कि वो इन ख़तरनाक बयानात की मज़म्मत करें और फौरी तौर पर इसराइली जारहियत को बंद करवाया जाए। पेश है तफसीलात। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने काबिज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस बयान को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया, जिसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा पर कब्ज़े का इरादा ज़ाहिर किया। हमास ने कहा कि ऐलान मुज़ाकरात के अमल पर खुला हमला है, जो नेतन्याहू के ज़ाती मफादात और इंतहा पसंद एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हमास ने कहा कि जंगी मुजरिम नेतन्याहू जो मनसूबा तैयार कर रहे हैं, वो दरअसल नस्लकुशी और जबरी बेदखली के पिछले मनसूबों का ही तसलसल है, जिसके तहत फ़लस्तीनी मासूम अवाम पर मज़ीद जराइम ढाए जाएंगे। हमास ने वाज़ेह तौर पर कहा कि नेतन्याहू के बयानात न सिर्फ मुज़ाकराती अमल से खुली बगावत है, बल्कि ये इसके फैसले की असल वजह को भी ज़ाहिर करते हैं कि उसने हालिया दौर के अख्ताम के करीब पहुँच से मुज़ाकरात से क्यों राह फरार अख्तियार की, हालांकि हतमी मुआहदे के करीब पहुँचा जा चुका था। हमास के बयान में कहा गया कि नेतन्याहू के जारहाना अज़ाम इस बात का सबूत है कि वो अपने कैद फौजियों से जान छुड़ाना चाहता है और उनकी ज़िंदगियों की कुर्बानी देकर अपने ज़ाती और इंतहा पसंद नज़रियात को तक़वियत दे रहा है। हमास ने दो टोक कहा कि गज़ा न तो काबिज़ दुश्मन के आगे झुकेगा, न किसी बैरूनी मशवरे को कबूल करेगा। काबिज़ इसराइल के लिए इस जारहियत को बढ़ाना आसान नहीं होगा, बल्कि इसका खमियाजा उसे और उसकी नाजी फ़ौज को भारी कीमत की शक्ल में अदा करना पड़ेगा। हमास ने अरब और इस्लामी ममालिक समेत आलमी बरादरी से अपील की कि वो इन ख़तरनाक बयानात की मज़म्मत करे और फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इसराइली जारहियत बंद कराई जाए, कब्ज़े का खात्मा यकीनी बनाया जाए, फ़लस्तीनी अवाम को अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले का हक़ मिले और दुश्मन के मुजरिम रहनुमाओं को उनके मुसलसल जराइम पर कटहरे में खड़ा किया जाए। याद रहे कि इंटरव्यू में काबीना के सिक्योरिटी काउंसिल में गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े के हक़ में वोटिंग से कुछ देर कबल नेतन्याहू से पूछा गया था कि काबिज़ इसराइल पूरे गज़ा पर कंट्रोल का इरादा रखता है,
تو اس نے جواب دیا ہاں ہم ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نتنیاہو نے کہا کہ ہمارا مقصد غزہ سے حماس کا خاتمہ ہے اور پھر علاقے کو ایک ایسے سول نظام کے حوالے کر دیں گے جو نہ حماس ہو نہ کوئی ایسا فریق جو قابل اسرائیل کے خاتمے کی بات کرتا ہو۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ہم خود کو اور غزہ کے عوام کو حماس کی دہشت گردی سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، تاہم اس نے نہیں بتایا کہ جنگ کے بعد غزہ پر کون حکومت کرے گا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور باخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ مسلم تحفظات کا بہانہ بنا کر 42% بی سی تحفظات کی بی جے پی کی مخالفت افسوسناک، ریونت ریڈی کی دہلی میں پریس کانفرنس۔ 42% او بی سی تحفظات کے بلوں کو منظوری دی جائے، تلنگانہ کے وزیر جی وویکانند کی مرکز اور صدر جمہوریہ سے اپیل۔ بنڈی سنجے کمار نے آج خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی کے سامنے دی حاضری، فون ٹیپنگ کیس میں درج کروایا اپنا بیان۔ حیدرآباد اور اضلاع میں شدید بارش کے بعد ہمایت ساگر لبریز، موسیٰ ندی کے راستے فاضل پانی کا اخراج شروع۔ بی جے پی اور الیکشن کمیشن نے مل کر 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ چرائے، آئین پر کیا حملہ، کرناٹک جلسے میں کانگریس سابق صدر راہل گاندھی کا خطاب۔ بہار ہوٹلس اور دیگر معاملات کو لے کر احتجاج، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی متاثر۔ تمل ناڈو حکومت نے آج مرکزی حکومت کی قومی تعلیمی پالیسی کے خلاف اپنی نئی تعلیمی پالیسی جاری کر دی، اسکولوں میں 2 لسانی فارمولہ انگریزی اور تمل نافذ کرنے کا فیصلہ۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے ظالم اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو سختی سے کیا مسترد، کہا مذاکرات کے بجائے انتہا پسندی کو ترجیح دے رہا ہے اسرائیل۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔